Hello students, welcome back to our channel Vaigyanika Science is Life. And as I have promised, our next video is of transportation in life process for class 10. So coming to topic transportation. Transportation वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? कोई कार, कोई बस, कोई ट्रेन, कोई ट्रक जो कि लोगों को या सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है, वही तो होता है ट्रांसपोर्टेशन। तो हमारी बॉडी में भी चाहे फूड हो, चाहे वाटर हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे ऑक्सीजन हो, ये सब भी तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होने हैं। तो उसके लिए हमारी बॉडी में भी कोई ऐसा सिस्टम होगा, उसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। सो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज इट ट्रांसपोर्ट्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स थ्रू आउट द बॉडी। ये पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा 9th क्लास में। जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज जो होते हैं प्लांट्स में, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर, मिनरल और फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जाइलम करता है वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम करता है फूड का ट्रांसपोर्ट। और जो जाइलम वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो कैसे कर रहा है? ट्रांसपीरेशन या रूट प्रेशर के फिनोमिना से। और फ्लोएम कैसे कर रहा है फूड का ट्रांसपोर्टेशन? वाया ट्रांसलोकेशन। तो देखते हैं ट्रांसपीरेशन क्या होता है। ट्रांसपीरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू अ प्लांट and its evaporation from aerial parts such as leaves, stems and flowers. ट्रांसपीरेशन जो है वाटर का मूवमेंट होता है पूरे प्लांट में, और एरियल पार्ट क्या होते हैं? लीव्स, स्टेम या फ्लावर, वहाँ से वाटर का इवेपोरेशन होता है। अब इसमें होता क्या है, आपको पिक्चर में भी दिख रहा है। जो एरियल पार्ट है या लीफ कह लीजिए, वहाँ से क्या होता है, सनलाइट वाटर को एब्जॉर्ब करती है। तो जो सबसे ऊपर का वाटर है वो इवेपोरेट हो गया, जो सबसे ऊपर की लेयर है ये इवेपोरेट हो गई। अब वहाँ वाटर की कमी हो गई, उसने क्या करा, अपने नीचे वाले सेल से पानी खींचा। ये सब जो बने हैं ये सेल्स के बने हैं। तो सबसे ऊपर वाले सेल से जब पानी उड़ गया तो उसे तो पानी की कमी हो गई, उसे और पानी चाहिए, तो उसने अपने नीचे वाले सेल से पानी खींचा। अब वहाँ कम हो गया, उसने अपने नीचे वाले से खींचा, उसने अपने वाले से खींचा, उसने अपने वाले से खींचा। इस तरह से सारे सेल्स अपने जो नीचे के सेल्स हैं उनसे वाटर खींचते रहते हैं, और वो वाटर का जो पुल होता है, पुल हो के वाटर टॉप लेवल तक पहुंच जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन, और इसी प्रोसेस के थ्रू वाटर का मूवमेंट होता रहता है। अब वाटर तो हो गया, अब बात आती है मिनरल की। मिनरल कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे? जो रूट्स होती हैं, रूट्स के अंदर भी कुछ वाटरी टाइप का मटेरियल है, रूट्स के बाहर भी कुछ मटेरियल है। तो रूट्स क्या करती हैं, डिफ्यूजन के थ्रू या अपनी एटीपी खर्च करके जो बाहर से मिनरल्स को गेन करती हैं, ऑब्टेन करती हैं या एब्जॉर्ब करती हैं। तो अंदर जो है वो मिनरल की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई जब मिनरल अंदर आया। अब वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी इसका मतलब मिनरल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब वाटर की कम हो जाएगी। और वाटर का या मिनरल्स का सबका नेचर होता है टू मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से मूव करते हैं टुवर्ड्स देयर लोअर कंसंट्रेशन। तो जब वाटर को लगेगा अंदर वाटर कम है, बाहर ज़्यादा है, तो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर भी अंदर चला जाएगा। इट इज़ अ ट्रांसवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो है ये ट्रांसवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करेगा विद इन अ सेल ऑफ रूट सिस्टम दैट कॉजेज सैप टू राइज थ्रू अ प्लांट स्टेम टू द लीव्स। वो फिर मूव करेगा ऊपर की तरफ। अब आता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? ट्रांसलोकेशन करता है। वहाँ भी कुछ रूट प्रेशर जैसा ही फिनोमिना होगा। वहाँ क्या होगा, जो लीफ होगी, अब फूड बनता कहाँ है? लीफ पे बनता है। और पहुँचना कहाँ है फूड?
जहाँ पे फूड नहीं, जो पार्ट फूड नहीं सिंथेसाइज कर पाते हैं उनके पास पहुँचना है। जो ट्रांसपीरेशन था ये यूनिडायरेक्शनल था, एक ही तरफ को सब कुछ हो रहा था। लेकिन यहाँ क्या है, अब लीफ में बन रहा है फूड, पर वो जाना तो सब जगह है, ऊपर भी जाना है नीचे भी जाना है। तो ये जो होगा ये यूनिडायरेक्शनल होगा, हर तरफ फूड मूव करेगा। तो इसमें क्या होगा, जो लीफ होगी अपना एक एटीपी लॉस करके जो फूड है, फूड किस फॉर्म में है, सुक्रोज के फॉर्म में, उसको शिफ्ट करेगी अपने पास वाले सेल में। वहाँ हो जाएगी सुक्रोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से क्या होगा, जैसा रूट प्रेशर में हो रहा था जब मिनरल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही थी, पास में है इसके क्या है, जाइलम टिश्यू है। जाइलम से वाटर मूव करेगा इसके अंदर ताकि वहाँ की सुक्रोज कंसंट्रेशन को नॉर्मल किया जा सके। वाटर इसकी तरफ बढ़ेगा, इस सेल की तरफ बढ़ेगा, तो वाया ओस्मोसिस। अब जब इधर वाटर आएगा तो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, सुक्रोज को यहाँ से हटना पड़ेगा, तो सुक्रोज मूव करेगा फिर उस तरफ जहाँ पे सुक्रोज की कमी है या जहाँ फूड नीडेड है। एंड दिस प्रोसेस is known as translocation. Translocation is the movement in plants from the leaves to other parts of the plant from the leaves. ये क्या है, लीफ से दूसरी प्लांट्स की तरफ, प्लांट्स के दूसरे पार्ट की तरफ जाने का जो सिस्टम है उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। एंड दीज आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम। और ये किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, फ्लोएम के थ्रू। अब बात आती है ह्यूमन सिस्टम की। ह्यूमन सिस्टम, जैसा कि अभी हम लोगों ने डाइजेशन और रेस्पिरेशन में देखा कि हम लोगों ने फूड खाया, वो एब्जॉर्ब हुआ और एब्जॉर्ब होके जो हमारा जो भी बेनिफिशियल मटेरियल था फूड में वो पहुंचा सेल में। लेकिन वो पहुंचा किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। फिर हम लोगों ने ऑक्सीजन ली, रेस्पिरेशन में सांस ली, वो भी पहुंची सेल में, वो भी किसके थ्रू पहुंची, ब्लड के थ्रू। वहाँ से CO2 वापस आई सेल्स से लंग्स की तरफ या हार्ट की तरफ, वो कैसे आई, वो भी ब्लड के थ्रू आई। तो ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, लार्जेस्ट मीडियम क्या है ट्रांसपोर्टेशन का, ब्लड। हालांकि एक और सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम, बट इट इज़ नॉट इन योर कोर्स। तो हम लोग को क्या पढ़ना है, ब्लड पढ़ना है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है मेनली वो कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है। अब ब्लड किससे कंपोज्ड होता है, प्लाज्मा और सेल से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा 55% और सेल 45%। अब प्लाज्मा एक तरह का लिक्विड होता है जिसमें ये जो सेल्स हैं ये तैर रही होती हैं। जो मेन ब्लड को जो लिक्विड प्रोवाइड कर रहा होता है वो होता है प्लाज्मा, और उस प्लाज्मा में भी 90% वाटर होता है, 91% और 8 to 9% सॉलिड्स होते हैं। अब बात आती है सेल्स की। सेल्स किससे मिलके बने होते हैं, कौन कौन से सेल होते हैं, RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स। आप लोगों ने रेस्पिरेशन में पढ़ा है कि RBC में जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट था वही रिस्पॉन्सिबल था ऑक्सीजन कैरिंग के लिए, बिकॉज इट हैज़ हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। यहाँ पे लिखा भी है, आपको डायलॉग बॉक्स में दिख रहा होगा, RBC कंटेन्स हीमोग्लोबिन 55% विच हैज़ हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। WBC का क्या काम होता है हमारी बॉडी में, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। जब भी कोई एंटीजन अटैक करता है हमको, या आजकल जैसे कोरोना चल रहा है उसमें भी बोला जा रहा है कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो इम्यूनिटी क्या होती है कि जो हमारी बॉडी की पावर है किसी भी एंटीजन से लड़ने की, उसको कहते हैं इम्यूनिटी। और प्लेटलेट क्या करते हैं, प्लेटलेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। जैसे हमें कट लग जाता है या कुछ हो जाता है, तो अगर प्लेटलेट क्लॉटिंग का काम ना करें, क्लॉटिंग मीन्स ब्लड जो जमता है, अगर उसका काम ना करें तो क्या होगा,
ब्लड हमारी बॉडी से बहता रहेगा और छोटी सी हम लोग को खरोच भी एक बड़ी डिजीज़ कॉज कर सकती है। कुछ लोगों को वो जेनेटिक डिजीज़ होती है हीमोफीलिया, तो प्लेटलेट जो होता है वो क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और प्लाज्मा, ये जो 55% है, ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। ओके, चलिए ये तो बात हो गई ब्लड की। अब जो हमारा सिस्टम है, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये काम कैसे करता है? ये देखिए, ये एक सिंपल सा डायग्राम है। हार्ट ऐसा नहीं होता है, लेकिन हमने ऐसी बना रखा है 2 चैम्बर का। ये लेफ्ट चैम्बर है, ये राइट चैम्बर है। तो होता क्या है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हार्ट की तरफ थ्रू पल्मोनरी वेन, और हार्ट से फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है पूरी बॉडी में थ्रू एओर्टा। एओर्टा फिर डिवाइड होते हैं आर्टरीज में, आर्टरीज डिवाइड होती हैं आर्टेरियोल में, आर्टेरियोल डिवाइड होते हैं कैपिलरी में। कैपिलरी में एक्सचेंज होता है, कैपिलरी से ही एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का, और फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से कैपिलरीज जुड़ती हैं विनियोल्स में, विनियोल्स जुड़ते हैं वेन्स में, और वेन्स जुड़ती हैं आके वेना कावा में। मतलब बहुत सारे कैपिलरीज जब जुड़ती हैं तो वो विनियोल्स बनते हैं, बहुत सारे विनियोल्स जब जुड़ते हैं तो वेन्स बनते हैं, और बहुत सारी वेन्स जब जुड़ती हैं तो वेना कावा बनता है। और ये सप्लाई करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में। अब हार्ट से फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये जाता है लंग में। हार्ट जो है वो ब्लड को प्यूरिफाई नहीं करता है, वो केवल उसको स्पीड देता है, उसको पेस देता है ताकि वो लंग्स की तरफ जा सके, और लंग्स से जब आता है बॉडी की तरफ तब पेस देता है कि वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो सके। ओके, और ये कैसे सर्कुलेट होता है? एटा डिवाइड हुए आर्टरीज में, फिर आर्टेरियोल्स में, फिर कैपिलरीज में, फिर कैपिलरीज जुड़ी वेनियोल्स में, फिर वो कंबाइन हुई वेन्स में, और देन वेना कावा में। तो आर्टरीज, व्हाट आर आर्टरीज? आर्टरीज ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी। हार्ट की तरफ आने वाली कोई भी ब्लड वेसल उसको वेन बोलेंगे, और हार्ट की तरफ से जाने वाली कोई भी वेसल उसको आर्टरी बोलेंगे। तो हार्ट की तरफ से जाने वाली को आर्टरी बोलते हैं। दैट मीन्स कि उसमें क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, क्योंकि हार्ट से बाहर निकल रही है। और हार्ट की तरफ जो भी आएगा उसमें कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, क्योंकि तभी तो उसे हार्ट की तरफ आने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो इसीलिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो जहाँ जहाँ भी है उसको ब्लू से सिग्निफाई करा गया है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जहाँ जहाँ भी है उसको रेड से सिग्निफाई किया गया है। सो एंड व्हाट आर द वेन्स? वेन्स ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी बैक टू हार्ट। पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके हार्ट की तरफ वापस लाने का काम कौन करते हैं? वेन्स करती हैं। एओर्टा, इट इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द ब्लड। हार्ट से निकलने वाली जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको बोलते हैं एओर्टा। फिर आर्टेरियोल्स, स्मॉल ब्रांच ऑफ आर्टरी लीडिंग इनटू कैपिलरीज। एओर्टा किस में डिवाइड होता है? आर्टरीज में, उसके बाद आर्टेरियोल्स में। तो आर्टेरियोल क्या है? स्मॉल ब्रांच ऑफ आर्टरीज है जो कि कैपिलरी बनाती हैं जाके। अब वेन्यूल्स क्या होते हैं? जैसे आर्टरीज डिवाइड हो रही हैं आर्टेरियोल में, वेन्स किसमें होते हैं? वेन्यूल्स में। देन पल्मोनरी आर्टरी, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेके जाता है लंग्स की तरफ उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। देखिए, अब
सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन ऐसी हैं जो कि उल्टा काम करती हैं। आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही थी, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती थी, लेकिन पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम द लंग्स टू राइट एट्रियम। मतलब लंग्स से राइट एट्रियम की तरफ जो भी पल्मोनरी वेन्स लाती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब बात आती है सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। ये क्या है? वो सारी वेन्स जो हार्ट के ऊपर के पोर्शन से ब्लड लाती हैं, जैसे कि ब्रेन से या हेड से या चेस्ट से, उनको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। और वो सारी वेन्स जो हार्ट के नीचे की बॉडी के पार्ट से ब्लड लाती हैं उनको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी रीजन्स। अब देखिए, वो सिंपल डायग्राम था, ये थोड़ा सा हमने उसको कॉम्प्लेक्स करा है क्योंकि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसमें उल्टा होता है, जो आपका राइट है वो उसका लेफ्ट है, जो उसका लेफ्ट है वो आपका राइट है, क्योंकि जैसे मिरर इमेज में होता है, जैसा मिरर में दिखता है, ऐसे ही कुछ सिस्टम यहाँ पे भी है। और राइट एट्रियम से और राइट वेंट्रिकल के बीच एक ये जो वॉल्व दिख रहा होगा आपको डायग्राम में, उसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जो वॉल्व है उसको कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। तो होता क्या है कि पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट हुआ थ्रू कैपिलरीज, देन वेन्यूल्स, देन वेन्स, देन वेना कावा, और पूरा ब्लड पहुंचा राइट एट्रियम में। अब जब राइट एट्रियम में पहुंचा तो राइट एट्रियम कैसा होगा? रिलैक्स हो जाएगा, ब्लड लेने के लिए ओपन हो जाएगा, ब्लड लेगा और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और ट्राइकस्पिड जो वॉल्व है वो ओपन हो जाएगा। इन दोनों वॉल्व्स का क्या काम है कि ये ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने दें, मतलब ब्लड ऊपर से नीचे तो आ सके लेकिन नीचे से ऊपर ना जा सके, इसलिए इन दोनों वॉल्व्स का रोल है। तो राइट एट्रियम खुला, उसने पूरा ब्लड लिया थ्रू वेना कावा और फिर क्लोज हो गया। अब उसने कॉन्ट्रैक्ट करा तो सारा ब्लड आया राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में आके फिर थ्रू पल्मोनरी आर्टरी पूरा ब्लड पहुंचा लंग्स में। लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में एक्सचेंज हुआ, और जो वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कन्वर्ट हुआ ऑक्सीजन वाले ब्लड में, वो फिर कैसे आया? पल्मोनरी वेन के थ्रू आया लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में आया तो फिर वही होगा, एट्रियम क्या हुआ? रिलैक्स हुआ, उसने ब्लड लिया, फिर कॉन्ट्रैक्ट किया, बाइकस्पिड के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल ही पेस मारेगा और एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड ट्रांसफॉर्म होगा या ट्रांसपोर्ट होगा। मेन सबसे ज़्यादा लेफ्ट वेंट्रिकल का ही काम है, तभी ये आगे जाके आपको ब्लड प्रेशर में भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल ही है यही रिस्पॉन्सिबल है हमारे ब्लड प्रेशर के लिए। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आपस में मिक्स ना हो, इसलिए ये दोनों ब्लड जो हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ये सेपरेटली फ्लो करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड आर्टरीज में और डीऑक्सीजनेटेड वेन्स में और ऑक्सीजनेटेड आर्टरीज में। अब ये जो सिंपल डायग्राम हमने बनाया है इसी का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला आपकी बुक में बना हुआ है। इसमें आपको पहले आपको जब ये समझ में आएगा तब आप बुक वाला देखिए तो समझ में आएगा क्या हो रहा है। पूरी बॉडी से जो ब्लड है वो राइट एट्रियम में आ रहा है, उसके बाद फिर राइट वेंट्रिकल में जा रहा है और उसके बाद फिर लंग्स में जा रहा है। ऐसा ही कुछ आपके बुक वाले डायग्राम में बना हुआ है। नाउ कम्स ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है।
ये बचपन वाला नहीं होता है। में देखिए जैसा ही हमने पहले वाले डायग्राम में बताया सेम वैसा ही है। राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। ब्लड कहाँ से आएगा? पूरी बॉडी से आएगा राइट एट्रियम में, ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू जाएगा राइट वेंट्रिकल में, फिर जाएगा लंग्स में। ठीक है, उसके बाद लंग से होता हुआ थ्रू पल्मोनरी वेन आएगा राइट एट्रियम में, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। यही बात लिखी हुई है आपकी बुक में। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन लेफ्ट द लेफ्ट एट्रियम। कहाँ से आता है ऑक्सीजन रिच ब्लड? लंग से, जो लेफ्ट साइड का अपर पार्ट होता है, दैट इज लेफ्ट एट्रियम, उसमें आता है। द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टिंग द ब्लड। जब एट्रियम ब्लड कलेक्ट कर रहा है तब वो रिलैक्स हो जाता है, पूरे ब्लड को कलेक्ट करता है और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ताकि जो वो ब्लड है वो नेक्स्ट चैम्बर यानी कि उसके नीचे वाला जो वेंट्रिकल है वहाँ जा सके। तो वो नेक्स्ट चैम्बर में भेज देता है थ्रू बाइकस्पिड वॉल्व। अब वो एक्सपैंड हो गया, उसे ब्लड लेना है तो वेंट्रिकल एक्सपैंड हो जाएगा। सो द ब्लड इज ट्रांसफर टू इट, ताकि उसके अंदर ब्लड आ सके। अब क्या होता है? When the muscular left ventricle contracts in its turn, the blood is pumped out to the body. अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तब जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता है या ट्रांसपोर्ट होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और कि लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तभी जो आवाज़ आपको सुनाई देती है वो लब डब साउंड होती है, क्योंकि जब हम लोग हार्ट बीट की आवाज़ सुनते हैं ना तो सुनाई देती है धक 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 धक, तो वो धक धक नहीं होती है, वो लब डब साउंड होती है, क्योंकि एक बार ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम और दूसरी बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम। तो एक बार वो वाला लब और एक बार डब, ऐसे आवाज आती है। अब क्या हुआ? लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पूरी बॉडी में पंप हो गया ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से आया, कहाँ आया? अपर चैम्बर ऑन द राइट एट्रियम, जो राइट एट्रियम था वहाँ आया, जो हम पहले बता चुके हैं ये सब आपको। वो एक्सपैंड किया, उसने ब्लड लिया, अब उसने कॉन्ट्रैक्ट करा, पूरा ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में, अब वो बड़ा हो गया, वो डायलेट हो गया। यहाँ पे क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल्व है इन दोनों के बीच में। दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल विच इन टर्न पंप्स इट इनटू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। अब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्यों कॉन्ट्रैक्ट करेगा? ताकि इस पूरे ब्लड को पहुंचाया जा सके लंग्स तक, क्योंकि वहाँ पे क्या होना है? ऑक्सीजन उसे देनी है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड उसे देनी है और ऑक्सीजन लेनी है वहाँ से, तो इसलिए ये पंप करेगा ब्लड को ताकि वो लंग्स में जा सके। Since ventricles have to pump blood into various organs, they have thicker muscular walls than the atrium. क्योंकि मेनली पंप करने का काम कौन कर रहा है? नीचे वाले पोर्शन वेंट्रिकल्स, तो जो उनकी वॉल्स होती हैं वो ज़्यादा थिक होती हैं ऊपर वालों से, एट्रियम से। और यही हमने पहले भी बताया, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड प्रेशर के लिए, ठीक है, खासकर लेफ्ट वेंट्रिकल जो कि ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचा रहा है। और जो वॉल्व्स हैं वो इंश्योर करते हैं कि कहीं भी ब्लड का बैक फ्लो ना हो, मतलब वो एक ही तरफ बहे, यूनिडायरेक्शनल ही बहे। अब कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड था, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लंग्स में पहुंचा, वहाँ पे एक्सचेंज हुआ, CO2 रिमूव हुई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आ गया। और ये जो प्रोसेस है ये चलता रहता है। नाउ कम्स ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा कि कभी कभी होता है लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, कम है,
तो एक्चुअली ये ब्लड प्रेशर होता क्या है? इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड टू द ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में ब्लड को कैरी कर रही हैं, ब्लड के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स उन ब्लड वेसल्स पे, उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। और ये ब्लड प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर से मेजर किया जाता है ब्लड प्रेशर। तो ये होता क्या है? ये कौन सी कंडीशन है? ये मेनली आर्टरीज में ज़्यादा होता है, वेन्स में कम होता है। आर्टरीज में ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ से आर्टरीज से पहुँचना है पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी में पहुँचाने के लिए प्रेशर ज़्यादा लगेगा, इसलिए आर्टरीज में ज़्यादा होता है, वेन्स में उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है। अब जो ये प्रेशर है जो कि हम लोग मेजर करते हैं किससे? स्फिग्मोमैनोमीटर से। ये होता क्या है? ये जब लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को पूरी बॉडी में भेजता है, उसकी वजह से आने वाला प्रेशर है। अगर वो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है हमारा कॉन्ट्रैक्शन वाली कंडीशन में, कॉन्ट्रैक्शन मतलब ऊपर एट्रियम ब्लड ले रहा है और जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन में है, उसको बोलेंगे सिस्टोलिक कंडीशन। उसमें जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120 mm ऑफ Hg। जो हमारा स्फिग्मोमैनोमीटर होता है उसमें मरकरी फील्ड होती है, जैसे थर्मामीटर में मरकरी फील्ड होती है वैसे ही उसमें भी मरकरी फील्ड होती है, और वो उस प्रेशर को रीड करती है तो वो मरकरी का लेवल बढ़ता है। तो अगर वो सिस्टोलिक कंडीशन है, दैट मीन्स कि जो हमारा वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में है, वो सिकुड़ा हुआ है, तो कितना प्रेशर आना चाहिए? 120 आना चाहिए। पर अगर वो रिलैक्स कंडीशन में है, रिलैक्स मतलब एट्रियम सिकुड़ा होगा और वेंट्रिकल हमारा रिलैक्स है, इस कंडीशन को बोलते हैं डायस्टोलिक। डायस्टोलिक कंडीशन में जो हमारा मरकरी का लेवल है वो कितना आना चाहिए? 80 mm आना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है कि ऊपर वाला थोड़ा बहुत बढ़ भी जाए तो चलो ठीक है, लेकिन नीचे वाला जो लेवल है मतलब 120/80 बोला जाता है ब्लड प्रेशर को। तो जो 120/80 है, 80 वाला बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तब तो वेंट्रिकल रिलैक्स कंडीशन में है तो प्रेशर कम होगा। अगर तब भी प्रेशर आ रहा है दैट मीन्स कि कोई प्रॉब्लम है। तो जो हमारा डायस्टोलिक वाली कंडीशन है जिसमें 80 mm Hg है, वो वाला जो प्रेशर है वो बढ़ा हुआ नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि इट इज़ मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर से इसको मेजर करते हैं, और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? हाइपरटेंशन भी बोला जाता है। और अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ आ रहा है तो फिर ये क्या कॉज कर सकता है? आर्टरीज में रप्चरेंस कॉज कर सकता है, आर्टरीज में ब्लॉकेज कॉज कर सकता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में आए होंगे टॉपिक्स। तो अगर आपको सच में समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब and share with your friends, and in next video we will meet with some next topic. Okay, thank you.